नमस्कार। आज हम लोग अप्रैल माह का करंट का दूसरा पार्ट देखेंगे। कल हम लोगों ने पहला पार्ट देखा था, आज दूसरा पार्ट देखते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा से के दौरान पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया गया। यह मंदिर किस शैली में बना है? नागर शैली में बना है। संयुक्त अरब अमीरात ये देश कहाँ है? एशिया का ये देश है, भारत के पश्चिम में पड़ता है। तो वहाँ पर पश्चिमी एशिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है। पश्चिमी एशिया में इतना बड़ा हिंदू मंदिर कहीं नहीं है। पहला हिंदू मंदिर जो कि इतना भव्य और विशाल मंदिर बना है, कहाँ बना है? यूएई यानी कि संयुक्त अरब अमीरात में बना है। किस शैली का ये मंदिर है? नागर शैली का मंदिर है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये जानना कि किस शैली का है। नागर शैली, द्रविड़ शैली और बेसमेंट शैली तीन मुख्य प्रकार के मंदिरों के प्रकार होते हैं, जिसमें ये जो मंदिर बना है ये नागर शैली बना है। नागर शैली के मंदिरों की रूपरेखा होती है कि उसके ऊपर का हिस्सा जो होता है गुंबज की तरह उठा हुआ रहता है। द्रविड़ शैली में होता है कि एक के ऊपर एक हिस्सा बना हुआ होता है मकान की तरीके, जिसे हम बेसमेंट शैली ये द्रविड़ शैली भी कहते हैं या विमानन शैली कहते हैं। और जिसमें नागर शैली और द्रविड़ शैली दोनों का मिश्रण होता है उसे बेसमेंट शैली कहते हैं। तो ये किसका बना हुआ है? ये नागर शैली का बना हुआ मंदिर है। इस मंदिर का निर्माण बोचा सनवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था के द्वारा किया गया है। इस संस्था ने दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर को भी बनाया है। इसी संस्था के द्वारा ये मंदिर बना हुआ है। भारत के केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि सीबीएसई का एक कार्यालय दुबई में खोला जाएगा। अभी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूएई की यात्रा पे, संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा पर गए तो कुछ बहुत महत्वपूर्ण समझौते हुए। उनमें से एक समझौता ये हुआ कि सीबीएसई की एक संस्था, एक उसकी इकाई दुबई में खोली जाएगी, और दूसरी जो कि पहले ही हुआ था, आईआईटी दिल्ली की एक परिसर की स्थापना अबू धाबी में की गई है। सीबीएसई की स्थापना होगी और आईआईटी दिल्ली के एक परिसर की स्थापना अबू धाबी में हो चुकी है। यूएई में भारतीय रुपए कार्ड और यूपीआई को स्वीकार किया जाएगा। एक नया समझौता हुआ कि भारतीय रुपए कार्ड और यूपीआई को वहाँ के यूएई में भी अब स्वीकार किया जाएगा। उसके बदले यूएई की डिजिटल भुगतान आनी और जयवान, इसको भी भारत में स्वीकार किया जाएगा। आनी और जयवान कहाँ की है? ये है संयुक्त अरब अमीरात की यानी कि यूएई की है। यूएई के राष्ट्रपति कौन है? शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान। शेख मोहम्मद बिन आयल नाहयान। अब आपको ये इतना लंबा नाम याद नहीं रखना है, आपको बस खाली याद रखना है अल नाहयान, क्योंकि एग्जाम में जब ऑप्शन आएगा तो पूरा आएगा, उसमें आप बस खाली छोटा याद रखिए अल नाहयान। अल नाहयान से आपको समस्या नहीं होगी, काफ़ी जल्दी याद हो जाएगा। भारत और म्यांमार की सीमा पर वर्ष 2018 से लागू मुक्त आवाजाही व्यवस्था को सरकार ने फरवरी 2024 में समाप्त कर दिया है। आपको पता होगा कि भारत के पूर्वोत्तर राज्य, खासकर अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम की सीमा जो है सो म्यांमार से लगती है। भारत और म्यांमार की सीमा 1643 किलोमीटर की लंबी सीमा है। इसमें मुक्त व्यापार के लिए आवाजाही की व्यवस्था की गई थी। सबों के लिए नहीं, दोनों तरफ के 16 किलोमीटर यानी कि बॉर्डर पर, भारत के बॉर्डर और म्यांमार के बॉर्डर पर 16 किलोमीटर के एरिया में रहने वाले लोगों को ये आवाजाही की सुविधा दी गई थी कि आप यहाँ से वहाँ व्यापार के लिए आ जा सकते हैं, आपको कोई पासपोर्ट या कोई वीज़ा की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इससे देखा गया कि इससे नशीली जो दवाइयाँ हैं, जो नशा करने का सामान है, ये काफ़ी धड़ल्ले से उसी रास्ते से आ जा रहा है। इसलिए सरकार ने इसे दोनों देशों के सहयोग से 2018 के बाद 2024 में इसे समाप्त कर दिया। भारत और म्यांमार की सीमा की लंबाई है 1643 किलोमीटर। 1643 किलोमीटर इसकी लंबाई है और 16 किलोमीटर के एरिया पे ये छूट थी कि आप आ जा सकते हैं। जो 16 किलोमीटर एरिया में जो दोनों तरफ बॉर्डर के हैं उनके लिए, केवल सारे पूरे भारत के लिए या पूरे म्यांमार के लिए नहीं, केवल जो वहाँ पर बॉर्डर लाइन के जो गांव हैं उनके लिए ये सुविधा थी। जर्मनी की संस्था ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा 180 देशों में की गई भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2024 में भारत 93वें स्थान पर, डेनमार्क पहले स्थान पर और सोमालिया 180वें स्थान पर है।
तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल कहाँ की संस्था है? जर्मनी की संस्था है। काफ़ी बार एग्जामों में इसको पूछा गया है कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल कहाँ की संस्था है, तो ये जर्मनी की संस्था है। जर्मनी की संस्था में जर्मनी की ये संस्था है जो कि पूरे दुनिया में भ्रष्टाचार का शोध करता है कि किस देश में कितना भ्रष्टाचार है। उसके आधार पर भारत को 93वां स्थान, डेनमार्क वो पहला, डेनमार्क कहाँ है? डेनमार्क की राजधानी है कोपेनहेगन और ये है यूरोपियन कंट्री का एक देश है डेनमार्क, और वहाँ सबसे कम है। इसका मतलब आपको ये समझना है कि जो पहले स्थान पे वहाँ भ्रष्टाचार सबसे कम है और जो आखिरी स्थान पे वहाँ भ्रष्टाचार सबसे ज़्यादा है। तो सबसे कम भ्रष्टाचार कहाँ है? डेनमार्क में। और ऊपर से नीचे की ओर बढ़ेंगे तो भारत का स्थान 93 है, 93वां है, और सोमालिया का स्थान 180वां है। एग्ज़ाम में अगर कभी भी कोई भी इस तरीके के जो इंडेक्स आते हैं, इनमें अगर कभी भी आपको सोमालिया का कुछ मिले तो आप 90% चांस लेके उसे टिक लगा सकते हैं, अगर आपको याद नहीं है तो। क्योंकि ज़्यादातर जहाँ भी जो सबसे नीचे के पायदान पर सोमालिया ही होता है। सोमालिया एक अफ्रीकन कंट्री का देश है, तो आप एक चांस ले सकते हैं सोमालिया को लेकर, सोमालिया को टिक लगा सकते हैं। अमेरिका की निजी कंपनी इंटुवेटिव मशीन्स का मून लैंडर ओडिसियस, इसका नाम क्या है? ओडिसियस, चंद्रमा की सतह पर उतरने वाला पहला निजी यान। तो ये निजी यान है, यानी कि किसी कंपनी के द्वारा भेजा गया यान है, किसी देश के द्वारा भेजा गया यान नहीं है। इससे पहले भारत, अमेरिका आदि देशों ने भी चंद्रमा पर अपने लैंडर भेजे हैं, लेकिन ये जो है ये एक निजी कंपनी का यान है। किसके सहयोग से गया है? नासा ने सहयोग किया है। कंपनी का क्या नाम है? इंटुवेटिव मशीन्स। इंटुवेटिव मशीन्स का मून लैंडर है और ये ओडिसियस इसका नाम रखा गया है। ओडिसियस, ओडिसियस नाम रखा गया है और ये चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव की ओर लैंड करने वाला पहला निजी यान है, पहला निजी यान है। यूरोपीय देश ग्रीस, जिसे अब हेलेनिक रिपब्लिक या पुराने नाम यूनान, पुराना नाम किसका क्या है? यूनान। अब किसका क्या नाम है? अब इसका नाम है हेलेनिक रिपब्लिक, इसे ग्रीस के नाम से भी जाना जाता है। कि प्रधानमंत्री क्रियाकोस मित्सोताकिस की भारत यात्रा। अब ये भी नाम काफ़ी कठिन है, तो ये सारे नाम, पूरे नाम आपको याद नहीं रखने हैं, बस आपको क्या नाम रखना है? क्रियाकोस। क्रियाकोस याद रखिए, इससे आपको एग्जाम में सहूलियत होगी। क्यों इम्पोर्टेंट है? इसलिए इम्पोर्टेंट है कि 15 साल के बाद ग्रीस का कोई प्रधानमंत्री भारत की यात्रा पे आया है। 35 साल के बाद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए थे कुछ साल पहले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कतर यात्रा से 3 दिन पूर्व मृत्युदंड पाए 8 भारतीय नौसैनिकों को रिहा किया गया। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछा जाएगा किस देश ने हाल ही में मृत्युदंड पाए 8 भारतीय नौसैनिकों को रिहा किया है? तो कतर ने किया है। नरेंद्र मोदी अभी यूएई की यात्रा पर गए थे, यूएई की यात्रा से उन्होंने कतर की यात्रा की थी। तो नरेंद्र मोदी की यात्रा से 3 दिन पूर्व ही वहाँ के सरकार ने इन 8 भारतीय नौसैनिकों को रिहा कर दिया। हालांकि वहाँ के न्यायालय ने इन्हें मृत्युदंड की सज़ा दी थी। ये सेना के रिटायर्ड नौसैनिक हैं। इनकी समझ, ये क्यों पकड़े गए थे? ये इसलिए पकड़े गए थे कि इन पे आरोप था कि ये जासूसी कर रहे हैं। जासूसी के आरोप में पकड़ा गया था इन्हें और इसके लिए इन्हें मृत्युदंड की सज़ा दी गई थी। हालांकि इसका कोई पुख्ता प्रमाण नहीं मिला, लेकिन फिर भी उस देश ने इन्हें मृत्युदंड की दिया था। ब्रिटेन की संस्था इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के लोकतंत्र सूचकांक में भारत का स्थान 41, पहला नॉर्वे, ब्रिटेन 18 और अफगानिस्तान 167वें स्थान पे है। तो ब्रिटेन की संस्था है इकोनॉमिक इंटेलिजेंस, ये पूरे दुनिया में छोटे देशों को छोड़ दिया जाए तो लोकतंत्र के का सूचकांक इकट्ठा करता है, इंडेक्स इकट्ठा करता है कि किस देश में लोकतंत्र सबसे बढ़िया है। तो पहले स्थान पर कौन सा देश है? पहले स्थान पर नॉर्वे है। भारत के स्थान पर है 41वें स्थान पर, ब्रिटेन 18वें स्थान पर। जिस देश की संस्था ने इसे किया है उसने माना है कि ब्रिटेन में उतना लोकतंत्र नहीं है जितना होना चाहिए, इसलिए वो 18वें स्थान पर है। सबसे ज़्यादा लोकतांत्रिक देश कौन है? नॉर्वे। ये भी एक यूरोपियन कंट्री का देश है नॉर्वे। और भारत का स्थान कितना है? 41 है, 41वां है। अफगानिस्तान इसमें 167। आपको पता होगा कि अभी अफगानिस्तान के हालात क्या थे कुछ साल पहले तक। अंतरिक्ष में सबसे ज़्यादा समय तक रहने का विश्व रिकॉर्ड रूसी अंतरिक्ष यात्री ओल्गो
कोनोनेंको एक 1110 दिन का हो गया। आपको पता है कि पृथ्वी से 400 किलोमीटर ऊपर अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी है का एक जगह है, वहाँ पर लोग जाते हैं, वहाँ प्रवास करते हैं, रहते हैं। तो उनमें सबसे लंबा रिकॉर्ड अब होगा रूस के ओल्गो कोनोनेंको को। कितना दिन ये रहेंगे? टोटल 1110 दिन ये रहेंगे। इससे पहले कौन था? इससे पहले ये रिकॉर्ड रूस के ही जेनेंडी पडाल्का का था, जो कि 878 दिन रह चुके थे। रूस के ही पडाल्का का था। आपको छोटा नाम केवल याद रखना कि पडाल्का, इनका भी आपको पूरा नाम नहीं याद रखना। ओल्गो आप केवल याद रखिए, ओल्गो याद रखिएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। इससे पहले पडाल्का का था, अब ओल्गो का है। कितना दिन हो गया? 1110 दिन का है। इनका कितना था पहले का? इनका था 878 दिन का था। महिला में यह रिकॉर्ड अमेरिका की पेंगी हिटसन का है, जो कि 675 दिन का अभी भी है। अभी भी ये रिकॉर्ड है, 675 दिन का ये रिकॉर्ड अभी भी बरकरार है। तो इनमें भी आपको केवल हिटसन याद रखना है, 675 दिन का। मीरा रोबोट के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर एक रोबोट का सर्जरी किया गया। अब ये एक प्रक्रिया है ये करने की कि आने वाले समय में अगर कोई व्यक्ति अगर अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर गया है और उसे सर्जरी की आवश्यकता हो गई, तो एक रोबोट के माध्यम से ऑपरेशन किया जा सकता है। उस रोबोट का क्या नाम रखा गया है? मीरा। मीरा रोबोट के द्वारा एक अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी स्टेशन पे एक रोबोट का ऑपरेशन किया गया, जिसको कंट्रोल कर रहे थे धरती से बैठे जो सर्जन हैं, जो कि डॉक्टरों की एक टीम थी सर्जनों की, उनके द्वारा ये किया जा रहा था। नियंत्रण धरती पर सर्जन की टीम ने किया। तो जो मीरा नामक रोबोट को जो नियंत्रित कर रहे थे, वो धरती से ही उनको नियंत्रित किया जा रहा था, और उसने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर एक रोबोट का ऑपरेशन किया। किसी व्यक्ति का नहीं, एक रोबोट का। लेकिन ये भी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए आपको याद रखना है। मीरा का विकास नासा के सहयोग से नेब्रास्का लिंकन यूनिवर्सिटी के द्वारा किया गया है। किसने किया है? ये नासा के सहयोग से किया गया है। भारतीय मूल के डॉक्टर समीर शाह बीबीसी के चेयरमैन बनने वाले पहले व्यक्ति हैं। ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कमेटी यानी कि बीबीसी में भारतीय मूल अभी तक के इतिहास में पहले भारतीय मूल के व्यक्ति कौन बने हैं? डॉक्टर समीर शाह पहले भारतीय मूल के उसके चेयरमैन बने हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में फिर जल्द मिलेंगे। नमस्कार।